नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है ठीक होंगे। दोस्तों, आई होप कि इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की थी, आपने वो देख ली होंगी। एक हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि वाई शुड वी हैव टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने एक वीडियो में बात करी थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हमने किया था कंपनी का शासन, जो हमारा 1773 से लेकर 1857 तक चला था। दूसरा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक जो हमारा पृष्ठभूमि है उसे दूसरे भाग में ब्रिटिश ताज का शासन के नाम से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, कंपनी के शासन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपने 1773 का एक्ट पढ़ा, 1781 का संशोधन अधिनियम पढ़ा, आपने 1784 का पीटसीड एक्ट पढ़ा, आपने 1786 का अधिनियम पढ़ा, उसके बाद आपने 1793 का चार्टर पढ़ा, फिर 1813 का, 1833 का, और उसके बाद आपने लास्ट पढ़ा था 1853 का। तो 1853 के बाद जो हमारा 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन रहा, यानी कि इंग्लैंड के राजा रानी का भारत पर शासन रहा। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था। क्यों? क्योंकि 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाही क्रांति हुई, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो इसके द्वारा क्या लगा, ब्रिटिश सरकार को ये महसूस होने लगा कि अगर कंपनी भारत का शासन चलाएगी तो भारत की सत्ता से उन्हें अपना हाथ धोना पड़ सकता था। इसी डर के कारण क्या किया, वहाँ के राजा रानी ने प्रत्यक्ष रूप से 1858 में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप अब क्या कीजिएगा, व्यापार कीजिए, शासन हम देख लेंगे। आप क्या कीजिएगा, व्यापार देखिए, शासन को हम देख लेंगे। तो 1858 में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार ने जो है शासन अपने हाथों में ले लिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश ताज के शासन के बारे में, किस तरह से 1858 से लेकर 1947 के बीच में भारत के संविधान का विकास हुआ था। चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो अधिनियम रहता है वो रहता है हमारा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 के दोस्तों, जो 1858 का भारत सरकार का अधिनियम है, इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम या ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, जो हमारा भारत का गवर्नर जनरल था, जो हमारा भारत का गवर्नर जनरल था, जो हमारा 1833 के चार्टर अधिनियम में बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया दोस्तों, भारत का वाइसराय बना दिया गया। और भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, हमारे लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो आप क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ लेते हैं। कोशिश रहेगी कि वीडियो जल्दी खत्म हो। शासन की द्वैध प्रणाली जो है समाप्त कर दी। अब द्वैध प्रणाली हमने क्या पढ़ी थी, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था 1784 के अधिनियम में। 1784 के पीटसीड एक्ट में हमने क्या पढ़ा था, निदेशक बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। एक को व्यापारिक कार्य दिए गए थे, एक को राजनीतिक कार्य दिए गए थे। तो इसके द्वारा ये क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली 1859 में 1859 को पोर्टफोलियो प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया। किसके द्वारा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत या विभाग्य, जी हाँ, विभाग्य प्रणाली हिंदी में कहेंगे। विभाग्य प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग जी के द्वारा की गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में, जी हाँ, इस बात को याद रखिए कि ब्रिटेन में एक नए पद का सृजन किया गया और उस व्यक्ति को क्या कहा जाने लगा, भारत का राज्य सचिव। ब्रिटेन में देखिए, सीधी सी बात है कि ब्रिटेन में एक पद, ब्रिटेन की संसद में एक बंदा बैठने लगा, उसको नाम क्या दिया गया, उसके टेबल पर लिखा गया भारत का राज्य सचिव। और उसकी सहायता के लिए ब्रिटेन में ही 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया। ये चीज़ आप इसमें याद रख सकते हैं। बाकी उसके बाद जो हमारा आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। जैसे 1858 के बाद अब 20-20 वर्षों के बाद नहीं कानून बनने लगे उनकी अपनी इच्छा के अनुसार। इस बात को याद रखें, पहले हम क्या करते थे, 20-20 वर्षों के बाद चार्टर मिला था, उन्हें लाइसेंस मिला था 20-20 वर्षों के बाद, लेकिन 1909 के बाद ऐसा नहीं हुआ। बाकी 1909 के भारत परिषद अधिनियम को हम मॉर्ले
मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसमें जो है लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। याद रखिएगा, मॉर्ले क्या थे? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और लॉर्ड मिंटो हमारे क्या थे? भारत के वायसराय थे। आगे इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें क्या कार्यभार दिया गया था? विधि सदस्य बनाया गया था। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ही वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। कौन सा सदस्य बनाया गया था? मैंने बता दिया है आपको, विधि सदस्य ही ने बनाया गया था। इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा क्या दिया गया दोस्तों? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है, मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम ही वोट करेंगे, हिंदू कैंडिडेट को हिंदू ही वोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन किया गया था मुस्लिम के लिए किया गया था। तो इसी आधार पर लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। बाद में इसमें अगर ना थोड़ा सा आप डीपली जानना चाहोगे, जो हमारी प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि थे यूनिवर्सिटी में, और हाँ इन चीज़ों में, जैसे यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक और था हमारा क्या था? प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन। इन तीनों में क्या किया था? जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा आप डीपली पढ़ेंगे तब होगा, लेकिन आपके लिए ये 4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है 1909 के मॉर्ले मिंटो अधिनियम में। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों ना देखो, 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया था कि इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार का 1919 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का क्या था? भारत में उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना था। उत्तरदायी की मतलब वो सरकार उत्तरदायी हो किसके प्रति? जनता के प्रति या ब्रिटेन की संसद के प्रति? मेनली ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी हो। इस चीज़ को भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मोंटेग्यू उस टाइम ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय थे। किसके? भारत के वायसराय थे। इसमें द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और ऐसा माना जाता है दोस्तों, अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं, द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जो आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा है उसकी नींव कब रखी गई थी? 1919 में रखी गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया कि ये हर कोई अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर सकता है। और इसने जो मतदान के लिए जो व्यवस्था की थी वो इस प्रकार से की गई थी कि संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया था कि जिनके पास अधिक संपत्ति है, जो कर दे रहा है, जो एजुकेटेड है, वो क्या कर सकते हैं? थोड़ा सीमित एक लिमिटेशन में वोट दे सकते हैं। लेकिन सभी संपत्ति वालों को, सभी कर देने वालों को, सभी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन इनमें से कुछ को ही अधिकार था। आगे देखते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई, जैसे कि संवर्ती सूची और हमारी जो सूची होती है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। उस टाइम क्या किया गया? संघ सूची और राज्य सूची के विषयों को अलग अलग कर दिया गया। केंद्रीयों के लिए संघ सूची और प्रांतों के लिए राज्य सूची की पहचान की गई, और साथ ही में प्रांतीय विषयों के लिए प्रांतीय सरकार को ये निर्देश किया गया कि आप क्या कीजिएगा? खुद से ही कानून बनाइए, आपको अब केंद्र के ऊपर डिपेंड रहने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसी अधिनियम के द्वारा 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसके द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। इसी के द्वारा केंद्र और राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया। पहले तो क्या कर दिया गया? सूचियों की पहचान की गई। उसके बाद कहा गया कि भाई अब आप क्या करो, केंद्र सरकार अपना अलग से बजट बनाए, राज्य सरकार अपना बजट अलग बनाए। इसी के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्षों के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ये पॉइंट आपने अभी आप इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ है। आई होप आपको ऐसा लग रहा होगा, मुझे आशा है। जब आप
अगली स्लाइड में जाऊंगा ना मैं, अगली स्लाइड में जैसे ही मैं जाऊंगा आपको लगेगा अच्छा इसकी पृष्ठभूमि ये है, मामला कुछ गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है। वही गड़बड़ यहाँ पर दिखेगी आपको। 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और उसे क्या कर दिया गया कि आप 10 वर्षों के बाद भारत में जाइए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए कि भारत में जो है हमने संविधान बनाया है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो आप यहाँ पे साइमन आयोग देख सकते हैं, साइमन आयोग देख सकते हैं। देखो देखिए 1919 के अधिनियम में क्या किया गया, 10 वर्षीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। अब और देखो 1919 में गठन किया गया तो वो वैधानिक आयोग अपनी रिपोर्ट कब देनी थी, उसने कब देगा वो रिपोर्ट, वो देगा अपनी रिपोर्ट 1929 में। लेकिन कुछ कारणों के कारण 1927 में ही ये वैधानिक आयोग हमारा भारत आया, जिसे हम साइमन आयोग के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसकी नींव कब रखी गई थी, 1919 में रखी गई थी। तो 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। सिफारिशें क्या क्या की थी साइमन आयोग ने। अब जब ये साइमन, मुझे लगता है ना कि साइमन कमीशन, साइमन आयोग के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हम साइमन आयोग कमीशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, 5 नंबर का साइमन कमीशन के ऊपर हमें क्वेश्चन आता था। क्या किया गया, इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य क्या थे, इंग्लैंड थे, इनमें से कोई भी भारतीय नहीं थे। तो जितने भी उस टाइम भारत में राजनीतिक दल थे, क्षेत्रीय दल थे, सभी ने क्या किया, साइमन आयोग का विरोध किया था, जिस कारण इस कमीशन को वापस लौटना पड़ा था। 1930 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्टें दी, गठन 1927 में हुआ था। इसने कुछ सिफारिशें दी अपनी रिपोर्ट में। तो इसने कहा कि द्वैध शासन प्रणाली को बनाए रखा जाए, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए, यानी कि हर प्रांत में राज्य सरकार का गठन किया जाए, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन को एज इट रहने दिया जाए। वहीं अगर बात करें तो इस आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के साथ ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिन्हें हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जानते थे, और 3 गोलमेज सम्मेलन हमारे हुए थे। ये हमारा साइमन कमीशन खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं हम सांप्रदायिक अवार्ड की। दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट बताऊं, क्योंकि समय का अभाव आपको भी है, मुझे भी है। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो आप देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें ख़त्म होने वाला है साइमन आयोग के बाद। चलिए जल्दी से 2-3 पेज बचे होंगे, जल्दी से ख़त्म करते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हमारे रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या किया, अगस्त 1932 में, कब डेट याद रखिएगा, अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, इस घोषणा को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। या यहाँ तो देखो ना, फिलहाल इतना ठीक है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए किया गया, लेकिन इस अवार्ड में केवल मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ले भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार नहीं किया गया था, क्योंकि क्या थे, यही अल्पसंख्यक थे। कौन कौन से मैंने आपको बताए, मैंने बताया आपको मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन। लेकिन साथ ही में रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस अवार्ड में क्या किया, इन्होंने एक शब्द और जोड़ा, जिसे कहते हैं हम दलित। दलितों को भी इन्होंने अल्पसंख्यक माना, और दलितों के लिए भी क्या किया, अलग निर्वाचन व्यवस्था का जो है प्रावधान किया कि दलितों को दलित वोट देंगे। इस व्यवस्था का आरंभ किया। जब इस व्यवस्था का आरंभ किया तो महात्मा गांधी, दिमाग में कुछ घूम रहा होगा शायद आपके, अगर आपने पढ़ा होगा पूना समझौता वगैरह, कुछ पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर नहीं पढ़ा तो चलिए मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी जो थे, क्या थे कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से वो बहुत दुखी हुए, व्यथित हुए। उन्होंने अवार्ड के संशोधन के लिए पुणे की यरवदा जेल में जो है क्या कहते हैं उसे, अनशन शुरू कर दिया। वो उस टाइम पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। क्यों थे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। तो वो खाना नहीं खाने लगे, कुछ उन्होंने किया। तो क्या किया गया,
इस अनशन को तोड़ने के लिए दलित नेताओं, मुख्यतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और कांग्रेस के नेताओं यानी कि महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा क्या किया गया, जब ये समझौता हुआ तो इन्होंने संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा। संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था मतलब जितने हमारे हिंदू हैं, हिंदू में चाहे दलित आगे, आपके पिछड़ी जाति वाले जितने भी आगे, सब क्या करेंगे, एक हिंदू समुदाय को ही हिंदू समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। आई होप इतना समझ गए होंगे। तो ये हमारा कम्युनल अवार्ड खत्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो जल्दी से मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के द्वारा स्थापनाएं बहुत की गई, बहुत से परिवर्तन भारत में किए गए। भारतीय संविधान में आज भी 1935 की झलक हमें दिखाई देती है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, 3 सूचियाँ सम्मिलित की गई, संघ राज्य असमवर्ती, मताधिकार का विस्तार किया गया 10% जनसंख्या तक। जितना पहले सीमित मताधिकार था, अब मताधिकार का विस्तार किया 10% जनसंख्या। RBI भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग और UPSC संघ लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा गठन किया गया। आगे बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ज़रूरी नहीं कि हम डीपली पढ़ें अब, क्योंकि जितने भी मेन पॉइंट थे हमने ढूंढ के आपके सामने रखे हैं। आपको अब इन्हीं पॉइंट को पढ़ना है। इसके द्वारा वाइसराय के वाइसराय का जो पद था भारत में, उसे समाप्त कर दिया गया। राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। संविधान बनाने की शक्ति दी गई। किसको दी गई? जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत में, तो दोनों प्रांतों की विधानसभाओं को यह शक्ति दी गई कि आप चाहे तो अपना संविधान बना सकते हैं, नया संविधान बना सकते हैं। जब तक आपका नया संविधान नहीं बनता, 1935 के अधिनियम की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं आप उनको लागू कर सकते हैं। भारत के सचिव के पद को समाप्त किया गया जो ब्रिटेन में था। इसके द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत यानी कि नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अच्छा, अभी भी बच गया, 20 मिनट होने वाली है। तो ये इन चीज़ों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये बताना ज़रूरी है कि हिस्ट्री में आपको किन चीज़ों को पढ़ना है, पॉलिटिकल में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको किन चीज़ों को पढ़ना है। मतलब हिस्ट्री में क्या पढ़े, संविधान का विकास तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, संविधान का विकास आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। लेकिन आवश्यक यह हो जाता है कि आप क्या करें, हिस्ट्री में क्या पढ़े, पॉलिटी में क्या पढ़े। आगे बात करते हैं। अंतरिम सरकार का गठन हमारा 1946 को हुआ था। तो अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल हमारा बना था उसमें मंत्री कौन कौन थे? जो हमारे नेहरू जी थे वो विदेशी मामले थे, विदेश मंत्रालय उनको दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा आप, ये चीज़ें खुद से पढ़ लीजिएगा। जहाँ कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इनमें से मेन जो हमारे सारे ही है, कई बार पूछे भी जाते हैं कि अंतरिम सरकार में किसको कौन सा पद दिया गया था। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में पहली बार सरकार का गठन हुआ आम चुनावों के बाद, तो जो हमारा पहला मंत्रिमंडल बना पहला हमारा, तो उनमें सदस्य कौन कौन से सदस्य थे, उनको कौन कौन से विभाग वितरित किए गए थे, उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, आप जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। साथ ही ने वैज्ञानिक शोध का मंत्रालय भी दिया गया था। पटेल जी हमारे गृह मंत्रालय थे। फिर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य मंत्री थे। अब्दुल कलाम हमारे शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। ये भी कितने हमारे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13, 14, 15 जितने भी है, इन चीज़ों को क्या कीजिएगा, आप चाहे प्रिंट निकालिएगा, सोते टाइम बार बार इनको पढ़िएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब हमें वीडियो बनाने में उत्साह आता है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे कल की वीडियो में, हम करेंगे कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ था, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या इसमें समितियों का निर्माण किया गया था। ये जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम भाग 1 शुरू करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा,
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, वीडियो में क्या क्या कमियां रही उससे भी आप बता सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप अब तक वीडियो देख रहे होंगे। इसी कामना के साथ दोस्तों, आपका दिन शुभ बीते। जय हिंद, जय हिमाचल।